नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं किसान आंदोलन की। जिस तरीके से किसान आंदोलन की आग अलग अलग राज्यों में फैल रही है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो जिस तरीके से इस आंदोलन की आग फैल रही है, ऐसा लग रहा है कि जो पूरा उत्तर भारत है वो इस किसान आंदोलन की चपेट में आ गया है। अब बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश की, तो 2022 में यहां पर चुनाव है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो एक बहुत ही अहम इलाका माना जाता है, जो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा सक्रिय है। 2013 के जो मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसकी चिंगारी 2014 के लोकसभा चुनाव में पड़ी थी और किस तरीके से बीजेपी वहां पर जीत के आई थी। बड़े बड़े बीजेपी के नेता जैसे जो सुनील बालियान हैं, उन सब नेताओं ने अपने भविष्य को उसी जगह से, उसी इलाके से संवारा था। 2014 के बाद 2019 में चुनाव हुए और उसके पहले 2017 के जो असेंबली के चुनाव हुए थे, आपको बता दें कि बीजेपी ने कुल मिलाकर 109 सीटें यहां इस इलाके से जीती थीं। तो इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट हैं, गुर्जर हैं, मुसलमान हैं, ये सारे लोग इस समय बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यानी कि जो पूरा समुदाय है, जो किसान हैं खासकर उस इलाके के, वो सारे बीजेपी के खिलाफ अब एकजुट हो चुके हैं। राकेश टिकैत की हम बात करते हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं। 2017 में वो बीजेपी के पैरोकार माने जाते थे, बीजेपी की जो हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है उसके सपोर्टर थे, उसके समर्थक थे। लेकिन अब राकेश टिकैत एक ऐसे विपक्षी नेता के रूप में उभर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो इस समय सबसे बड़ा किसान नेता इस समय राकेश टिकैत है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेता आकर राकेश टिकैत को समर्थन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां की जो चुनावी झलक है वो हमें पता चलती है कि ये जितने भी विपक्षी पार्टीज हैं, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस समय राकेश टिकैत के पावर को इस समय समझ रही हैं। और आज वो लीडर्स ही क्यों, बल्कि शिवसेना के लीडर संजय राउत भी आज अपना समर्थन देने आज राकेश टिकैत को देने के लिए गए थे और आज उनसे मिलने गाजीपुर बॉर्डर पे गए थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का उनको समर्थन है। यानी कि राकेश टिकैत एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं और यूपी का चुनाव बदलने का दमखम वो इस समय रखते हैं। और अगर यही हाल रहा तो हो सकता है कि 2022 में बीजेपी के लिए ये किसान, यहाँ के किसान काफी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। देखिए, मेरा नाम विजय कुमार है और मैं अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा का मध्य प्रदेश संयोजक हूँ। और मेरा मानना यह है, बहुत साफ है कि जो जिस तरीके से 26 तारीख के बाद में जिस तरीके से एक सरकार ने, एक सुनियोजित मशीनरी ने किसान आंदोलन के ऊपर जो हमला किया, लाल किले के घटना का माध्यम बनाते हुए, कोई जरिया बनाते हुए, तो थोड़ा बैकफुट पे जरूर किसान गया था। लेकिन अभी उसके बाद जो टिकैत के आंसू हैं, उसने फिर एक जनसैलाब को खड़ा किया है। किसान आंदोलन दिन ब दिन ताकत हो जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार उसी मुस्तैदी से उसका दमन करने के लिए बैरिकेड्स लगा रही है, कीले सड़कों पर इकट्ठा कर रही है, लंबे लंबे दीवारें खड़ा कर रही है, जैसे कि उनको जलियांवाला बाग बनाने की एक कोशिश है सरकार की तरफ से। और हम लोग यहाँ लगातार हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि सरकार पूरी दमन की तैयारी कर रही है। अभी तक इस आंदोलन में केवल और केवल किसानों के मुद्दे पर केंद्रित किया गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस आंदोलन को सरकार के ऊपर भी अब देखना पड़ेगा। जब तक हम लोग किसानों के बिल की मांग कर रहे थे, तब तक सरकार को कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन हिंदी भाषी राज्यों से अब सबने मानना शुरू किया है कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। अगर हम ये सरकार को नहीं चुनते तो इतनी खतरनाक कानून हमारे खिलाफ नहीं बनता। सरकार की तानाशाही 2014 से ही दिखने लगी थी, जिस समय नोटबंदी का उन्होंने फैसला किए थे। लेकिन आज हालात ये हो चुके हैं कि सबसे बड़ा वर्ग देश का, जो मजदूर और किसान होते हैं, उस पर डायरेक्ट हमला किया गया है। सरकार से हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि अभी तक हम आपसे बिल वापसी की मांग कर रहे हैं, तो आप हमें वापस नहीं दे कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे हम आप ही की वापसी, यानी सरकार की वापसी की मांग कर दे, तो शायद आप इस देश में टिक नहीं पाइएगा। अब बात
बात करते हैं 117 सीटों वाले पंजाब के राज्य की। यहां पर 117 असेंबली सीट्स हैं और पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है, जहां के किसान, पूरा जो यहाँ का किसान समुदाय है वो इस समय बीजेपी के लाए हुए कृषि कानून के खिलाफ खड़ा है। यहां तक कि उन्होंने अलग अलग तरीके से, पंजाब पहला राज्य था जहां पर कृषि कानून को लेकर सबसे पहले विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। यहां तक कि जियो के जो टावर्स हैं उनकी बिजली की सप्लाई काटी किसानों ने और तरह तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और पंजाब में ही जो विरोध प्रदर्शन था उसका इम्पैक्ट ये दिखा कि बाकी राज्य के किसान भी इस पूरे विरोध प्रदर्शन में जुड़ गए। अब पंजाब में चुनाव 2022 में है, ठीक उसी साल जबकि यूपी में चुनाव है। तो वहां पर अगर आप राजनीति समीकरण देखें तो बीजेपी के साथ अकाली दल था, उनका जो सबसे पुराना सहयोगी दल है, उसने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, ये कहते हुए कि ये एंटी फार्मर सरकार है, यानी कि किसान विरोधी सरकार का हाथ अकाली दल नहीं थामेगा। तो अब ऐसे में बीजेपी के पास क्या बचता है? न किसानों का समर्थन, न सहयोगी दलों का समर्थन। तो बीजेपी किस आधार पर पंजाब में चुनाव लड़ेगी? तो यानी कि पंजाब में भी बीजेपी के जो आसार हैं जीतने के वो बहुत ही कम नजर आ रहे हैं, बशर्ते ये कि अगर बीजेपी सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले लेती है तो फिर हो सकता है कि चीजें बदल जाएं। लेकिन फिलहाल किसानों का जो जनसैलाब इस समय मोदी सरकार के खिलाफ है, उससे नहीं लग रहा है कि 2022 का पंजाब का चुनाव बीजेपी कुछ भी सीट वहां पर हासिल कर पाएगी। अब बात करते हैं राजस्थान की। 200 सीटें हैं वहां पर असेंबली की और वहां पे भी चुनाव 2022 में है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, खासकर जो ईस्टर्न राजस्थान का जो इलाका है, पूर्वी राजस्थान का इलाका है, वहां पर भी कुछ ऐसे ही समीकरण बन रहे हैं। किसानों की महापंचायत वहां पर बन रही है। इनफैक्ट राजस्थान इस समय नया केंद्र बिंदु किसान प्रदर्शन का बन रहा है। वहां पे भी महापंचायतें हो रही हैं और काफी जन सैलाब किसानों का वहां पर उमड़ रहा है। अब आपको बता दें, जो बीजेपी के समीकरण हैं, वैसे तो पैटर्न 5 साल में सरकार के बदलने का नजर आता है, लेकिन जिस तरीके से गहलोत सरकार को बीजेपी के लोगों ने गिराने की कोशिश की, उसका असर भी दिख रहा है कि जो बीजेपी की बैड पॉलिटिक्स है और जो षड्यंत्री दिमाग है वो सब सामने नजर आ रहा है लोगों को। दूसरा ये कि जो किसानों का समर्थन है, जैसे कि हमने देखा हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है आरएलपी, जो कि बीजेपी का एक सहयोगी दल थी, वो ऑलरेडी बीजेपी से अलग हो चुकी है। और हनुमान बेनीवाल का ये कहना है कि उनकी पार्टी इतना दमखम रखती है कि किसानों का बड़ा समर्थन वो जुटाएगी और जिस बीजेपी का साथ उन्होंने दिया था वही किसान समुदाय बीजेपी को राजस्थान के चुनाव हराएगा भी। तो इस तरीके से समीकरण अगर आप देखें तो राजस्थान में बन रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में कुल 90 सीट्स हैं। हरियाणा में चुनाव करीब नहीं है, 2019 में ही चुनाव हुआ था, इसलिए अगला चुनाव हरियाणा में 2024 में होगा। यानी कि इंस्टेंट मुश्किलें हरियाणा के लिए नहीं है। लेकिन इस समय हरियाणा में बीजेपी का गठबंधन जननायक जनता पार्टी यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी से है और दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है वो एक कृषि प्रधान पार्टी मानी जाती है। यानी कि उनकी पार्टी की जो छवि है कि वो किसानों के साथ उनकी संकट में खड़ी हुई हमेशा दिखेगी, ऐसा उनकी पार्टी का दावा है। अब इतने बड़े किसान आंदोलन में आप देखिए तो जेजेपी थोड़ा सा पसोपेश में है और काफी दबाव है। जेजेपी के अपने जो लेजिस्लेटर्स हैं, उनके अपने एमएलएज हैं, उनका ये कहना है कि अगर जेजेपी इनका साथ नहीं छोड़ती है बीजेपी का तो उसके लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो अब दबाव की स्थिति में एक राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है मनोहर लाल खट्टर की सरकार के लिए और अगर जेजेपी ने अपना हाथ खींच लिया तो हरियाणा की सरकार भी गिर जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा भी एक कृषि प्रधान राज्य है और जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर की पुलिस ने और वहां के प्रशासन ने किसानों पर बर्बरता की, आंसू गैस छोड़े, वाटर कैनन्स छोड़ा, यहां तक कि सड़क पर गड्ढे खोद दिए ताकि किसान दिल्ली तक ना पहुंच पाए, तो ये जो सारी इमेजेस थी वो आज हरियाणा की जो जनता है उसके दिमाग में बसी हुई है। तो ज्यादा ताजुब की बात नहीं होगी अगर जेजेपी बीजेपी से अपना हाथ खींच लेगी। यानी कि राजनीतिक अस्थिरता यहां पर भी बनी हुई है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में भी 2022 में ही चुनाव है। यानी कुल मिलाकर अगर आप पूरे उत्तर भारत की इस समय तस्वीर अगर आप देखें तो किसान आंदोलन की जो गूंज है इस समय पूरे उत्तर भारत में नजर आ रही है। और अब आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत
कि जो नवयुवक हैं यानी कि यूथ्स हैं, जिनके कान में इस आंदोलन की गूंज सुनाई पड़ रही है, आज इन नवयुवकों को लग रहा है कि किसान एक नई क्रांति का संकेत है और इस किसान आंदोलन में हिस्सा लेना उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है और उनको लगता है कि अगर वो इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज नहीं होगा। इसलिए ये सारे नवयुवक, खासकर जो हिंदी भाषी प्रदेशों के हैं, वो इस समय अपने आप को किसान आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल है कि आपने देखा होगा कि कितने सारे नए यूट्यूब चैनल्स नवंबर और दिसंबर के महीने में खुले हैं और उन यूट्यूब चैनल्स ने, जिनको कि नवयुवकों ने खोला, उनकी व्यूअरशिप मिलियंस में, कई मिलियंस में क्रॉस कर चुकी है और वो सिर्फ किसान आंदोलन से जुड़े हुए प्रदर्शन, उनकी स्पीचेस को दिखा रहे थे, यानी कि वो उस कॉज से अपने आप को जोड़ रहे थे। तो अगर नवयुवक भी इस किसान आंदोलन में जुड़ जाएगा तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें और खड़ी हो जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर जो उत्तर भारत की जो राजनीतिक तस्वीर है वो इस समय पूरी तरह से किसान आंदोलन की गिरफ्त में है और अगर बीजेपी सरकार को या जो राज्य सरकारें हैं उनको ये लगता है कि वो किसान आंदोलन डंडे और प्रशासन के दम पर उसका खात्मा करेंगी या उसका दमन करेंगी और उनको प्रताड़ित करके और इस पूरे आंदोलन को खत्म करेंगी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसके कोई भी ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट जो किसान आंदोलन है वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन ने जिस तरह एमर्ज किया है और उसको केवल ये जब बात हो रही कि जाटों का समर्थन, जाटों का नहीं, उनको सभी समुदायों का समर्थन मिल रहा है। खासतौर पर आप देखेंगे तो गुजरों में जो बड़े नेता हैं अवतार सिंह भड़ाना, वो उन्होंने छोड़ दिया जो है अपनी पार्टी को किसानों के लिए। उसके अलावा जो है गुजरों के और भी कई नेता, यहाँ तक कि राजस्थान में मीणाओं के नेता, ये सब लोग उभर करके जिस तरीके से आ रहे हैं और गाँव में इसका पूरा दायरा जिस तरह से फैल रहा है, चौपालों पर किसान आंदोलन की जिस तरह चर्चा हो रही है, वो उस जो भूमि अधिग्रहण कानून के समय जिस तरह से मोदी सरकार को राजनीतिक तौर पर नुकसान झेलना पड़ा था और उसको तो उन्होंने संभाल लिया था, लेकिन ये आंदोलन चूंकि इसमें एमएसपी की मांग भी शामिल है, इसलिए पहले ये कहना जो है बिल्कुल अब वाजिब नहीं है कि ये जो मांग थी मुख्य रूप से 3 कानूनों को रद्द करने की मांग, उस समय लोग किसान बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे इसको लेकर के। लेकिन जो एमएसपी को कानून बनाने की जो मांग है उससे भारत का लगभग हर किसान जुड़ा हुआ है, इसलिए धीरे धीरे करके ये आंदोलन बहुत ही विस्तृत हो रहा है। अब आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहती हूँ जिस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिक्स ऑफ नेगोशिएशन, पॉलिटिक्स ऑफ एडजस्टमेंट की हम बात करते थे, क्या मोदी सरकार की डिक्शनरी में ऐसे शब्दों की अब कोई जगह नहीं है? इस पर थोड़ा गौर करिएगा और फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। मोदी सरकार अपनी नीतियों से किसानों को क्यों कुचलना चाहती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारा जो देश है 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, यानी कि 1.3 बिलियन पॉपुलेशन हमारे देश की है, जहां पर 50% से ज्यादा लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। तो क्या अब ग्रामीण भारत ही मोदी सरकार के अहंकार को परास्त करेगा? अभी तो ऐसा ही लग रहा है। पिछले साल हमने देखा था कि सीए यानी कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आंदोलन हुआ, इस साल किसान आंदोलन नजर आ रहा है। तो एक सवाल जो मेरे मन में आता है और उस पर आप भी इस पे जवाब दे सकते हैं कि हमारे जो संसद की कार्यशैली है, उसकी जो वर्किंग्स हैं, आज उस पर बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या संसद अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, क्या हमारे नेता अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिनका काम कृषि कानून को बनाना, नीतियों को बनाना, क्या वो काम आज ठीक से नहीं हो रहा है? क्योंकि जब इतना बड़ा जन समूह सड़क पर नजर आए तो इसका मतलब संसद के कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। और एक आखिरी चीज जो आपके समक्ष रखना चाहती हूँ वो ये है कि जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने अपनी एक जो इमेज कल्टीवेट की है वो एक बोल्ड नेता के रूप में कल्टीवेट किया है, एक निर्णात्मक नेता के रूप में, कि वो जल्दी से जल्दी डिसीजंस लेते हैं। आपको ध्यान होगा 2014 में पॉलिसी पैरालिसिस की बात की जाती है कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार वो बहुत जल्दी डिसीजंस नहीं लेती। तो यहाँ पर जो मोदी जी ने अपनी इमेज बनाई है और जिस तरह से उन्होंने कल्टीवेट किया है, आज क्या यही वजह है सबसे बड़ी कि आज मोदी सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेना चाहती? क्योंकि अगर इन तीनों कृषि कानून को सरकार वापस ले लेती है तो लोग मोदी सरकार के ऊपर उंगली उठाकर यही बोलेंगे कि देखिए ये तो 56 इंच वाली
सरकार थी जो कहती थी कि हमारा सीना इतना चौड़ा है, और इस तरीके से बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, और आज किसानों ने मोदी सरकार को घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया है। क्या ये डर मोदी सरकार को तो नहीं है? इन तमाम सवालों से इस समय सरकार जूझ रही है, लेकिन जो किसान आंदोलन है वो उग्र ही होता जा रहा है। और उग्र का शब्द भी मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, बल्कि इस किसान आंदोलन का विस्तारवाद एक नहीं बल्कि कई राज्यों में अब देखा जा सकता है। तो कितने दिन चलेगा किसान आंदोलन, और किसकी पलकें पहले झपकेंगी, क्या सरकार या फिर किसान? इस पर फीडबैक दीजिएगा। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।